नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पे हम लोग 63rd बीपीएससी का फिजिक्स ऑप्शनल का सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिया और दोनों में एक एक क्वेश्चन मैंने किया था। इस वीडियो में आपको मैं तीसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया वो हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कार्नोट साइकिल का डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है आपका कि इसका जो 4 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है उसको आपको डिस्क्राइब करने के लिए पूछ रहा है, और फिर आपका एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन का उसको डिराइव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप 10 मिनट में बना सकते हो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा अच्छी तरह से, लेकिन आपको एग्ज़ाम में सारा चीज़ को आपको 10 मिनट में लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग कार्नोट साइकिल को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो कार्नोट साइकिल इज एन आइडियल रिवर्सिबल क्लोज्ड thermodynamical cycle in which 4 simultaneous processes are involved। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चारों प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। पहला प्रोसेस क्या है भैया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। सेकेंड वन है आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन। थर्ड वन है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। और फोर्थ वन है आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन। मतलब पहला 2 में एक्सपेंशन हो रहा है, फिर 2 में कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब आप जानते हैं कि टी कांस्टेंट होता है, और एडियाबेटिक मतलब आप जानते हैं कि एस कांस्टेंट होता है, मतलब डी क्यू आपका 0 हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग कार्नोट साइकिल को आगे समझने के लिए, चारों प्रोसेस को आगे समझने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि कार्नोट इंजन क्या होता है, ठीक है। कार्नोट रिवर्सिबल इंजन क्या होता है भैया, इस चीज़ को हम लोग को देखना है। यहाँ हम लोग इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। पहला क्या है ये कि ये एक आइडियल इंजन है विथ 4 स्ट्रोक्स, 4 स्ट्रोक्स है, ठीक है, ठीक है। इसको इमेजिन किया गया था किसके द्वारा, तो इसको भैया कार्नोट के द्वारा इमेजिन किया गया था, इसलिए इसका नाम कार्नोट रिवर्सिबल इंजन है। कार्नोट कौन था भैया, कार्नोट था एक रशियन इंजीनियर, ठीक है। फिर थर्ड है कि इसको एक रेफरेंस इंजन की तरह हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं, रेफरेंस इंजन की तरह। चौथा है कि रेफरेंस इंजन की तरह लेते हैं तो क्या चीज़ हम लोग इसमें मेजर करते हैं, तो हम लोग इसमें एफिशिएंसी मेजर करते हैं भैया, कि कोई भी अदर इंजन का एफिशिएंसी होगा वो इसी इंजन के एफिशिएंसी से कंपेयर करेंगे हम लोग। एक स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इसका हम लोग ले लिए, और सारे इंजन का एफिशिएंसी कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। थोड़ा फिगर के द्वारा हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सुंदर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, तो इसलिए जो आपका लाइन्स है वो सीधा आ रहा है। वैसे मैं इतना सीधा लाइन खींच नहीं सकता। तो इसमें हम लोग क्या ले लिए हैं भैया, एक आइडियल गैस ले लिए, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है इसका बेस जो आपका है, ये जो बेस है, कलर चेंज कर लेते हैं। बेस जो आपका वो परफेक्ट कंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टर है। तो भैया आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग हीट का बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का बात करते, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बात करते। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट कंडक्टर का मतलब समझे कि इससे हीट ईजिली पास कर सकता है, ठीक है।
ये जो साइड वॉल्स है, ये साइड वॉल्स आपका परफेक्ट इंसुलेटर है, इधर से हम लोग नहीं होने दे रहे हैं हीट को पास, ठीक है। अब चूँकि चारों प्रोसेस को हम लोग को कैरी आउट करना है, उसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंट तो ज़रूरी है भैया, खुद ब खुद होगा नहीं वो। तो ये एक्सटर्नल एजेंट क्या है आपका, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, उसी को हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो ये आपका कैरी आउट होता है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि हीट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र करना है। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं कि एक आइडियल सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है, और एक आइडियल सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है। और हम लोग को सिलेंडर कहाँ रखना है, इसको हम लोग कहाँ रखना है, एक एडियाबैटिक बेस पे रखना है, ठीक है, एडियाबैटिक बेस पे रखना है। ताकि क्या नहीं हो, उसका जो क्यू है, मतलब हीट जो है इधर उधर सराउंडिंग में ना जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक पीवी डायग्राम बना लेना चाहेंगे, उस पीवी डायग्राम से ही हम लोग सारा चीज़ सोल्व करेंगे। तो वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर को ले लिया, एक्स एक्सिस पे हम लोग ने वॉल्यूम को ले लिया। अब पीवी डायग्राम में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना था आप याद करो, सबसे पहले प्रोसेस क्या था, सबसे पहले प्रोसेस था आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो उस टाइम क्या होगा भैया, क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कोई भी चीज़ गर्म होता है, जैसे आप बर्फ़ ही देखो, बर्फ़ को आप हीट करोगे तो क्या होता है, पानी बनता है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ता है उसका, ठीक है, प्रेशर कमेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ पे आइसोथर्म बनाना है, ठीक है, आइसोथर्म बन गया। कोई एक पॉइंट ए था जहाँ पे प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। पॉइंट बी पे गया भैया, प्रेशर घट के P2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया, टेम्परेचर तो भैया सेम ही रहना है क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्म बोलेंगे। फिर हम लोग को सेकेंड वाले केस में क्या करना है, ये एडियाबैट बनाना, एडियाबैट बनाना। इसको थोड़ा और सुंदर से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा सुंदर तो हो गया। तो मान के चलिए पॉइंट बी से सी पे गया, ठीक है, और सी पे गया भैया तो P3 हो गया प्रेशर, V3 हो गया वॉल्यूम, टेम्परेचर भी भैया आपका यहाँ पे चेंज कर गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। तो P3 V3 T2 हो गया। अब हम लोग क्या करना है, पॉइंट सी से डी पे जाना है, मतलब थर्ड प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, मतलब वॉल्यूम आपका घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। एक और आइसोथर्म हम भैया बना लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। चलिए हम लोग एक और आइसोथर्म बना लिए, ये पॉइंट डी हो गया। यहाँ से क्या है, प्रेशर भैया क्या हुआ, बढ़ गया है P4, वॉल्यूम भैया घट गया है V4, टेम्परेचर तो T2 ही रहेगा क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन करना है, मतलब फिर से हम लोग D2A जाना है, ठीक है, D2A हम लोग को जाना है। फिर से भैया क्या हो गया, पॉइंट ए पे ही आ गया, प्रेशर P1 V1 T1 हो गया, कहाँ से, P4 V4 T2 से, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का प्रोसेस का डायरेक्शन ऐसे कुछ, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो चलिए हम लोग पहले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं।
आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ डिराइव करूँगा तो सबसे पहले बताऊँगी यहाँ पे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करने जा रहा हूँ। क्या यूज़ करने जा रहा हूँ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भैया कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। चूँकि यहाँ पे टी कांस्टेंट है तो भैया आपका डी यू भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी उसका कांस्टेंट होगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो गया। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग Q1 मान लिए, इसको W1 मान लिए। और वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग इससे आइसोथर्म का? तो पी भी जो डायग्राम होता है उसके एरियाज निकालते हैं। ठीक है, तो PdV इंटीग्रेट कर दिए वॉल्यूम V1 से V2 तक। अब हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। चलिए हम लोग मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे ले लिए। तो PV इज इक्वल टू RT, तो P को हम लिखेंगे RT अपॉन V, चूँकि यहाँ पे आइसोथर्म है, T कांस्टेंट है तो RT1 ले लिए। ठीक है, T1 टेम्परेचर पे था तो ये RT1 अपॉन V dV, V1 से V2 W1, Q1 इज इक्वल टू W1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू RT1 1/V का क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ln_V होता है, ln_V। फिर ठीक है, उसके बाद फिर लिमिट पुट करेंगे तो ln_V2/V1 हो जाएगा। तो ये भैया आपका हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर? एडियाबैटिक कंप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की ओर बढ़ते हैं। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो क्या करेंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है, B से C पे जा रहे हैं हम लोग, B से C पे जा रहे हैं तो P2 से P3 हो जा रहा है, B2 से B3 हो जा रहा है, T1 से T2 हो जा रहा है। सबसे पहले हम लोग करेंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखेंगे। फिर यहाँ से आप जानते हैं कि एडियाबैटिक में S आपका कांस्टेंट होता है, मतलब डी क्यू ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हीट चेंज नहीं होगा। डी क्यू यहाँ से ज़ीरो हो गया तो डी डब्ल्यू हो गया माइनस डी यू। दोनों तरफ भैया इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको चलिए W2 मान लेते हैं माइनस डी यू। हम लोग जानते हैं CV इज इक्वल टू डी यू अपन डी टी होता है, तो यहाँ से हम लोग डी यू को लिख सकते हैं CV dt लिख सकते हैं। तो माइनस CV dt, CV तो कांस्टेंट होगा तो W2 ये हो गया और dt क्या हो गया, T1 से T2 जा रहा है। ठीक है, तो माइनस CV T2 से T2 माइनस T1 लिखेंगे W2 को, फिर W2 हो जाएगा माइनस CV प्लस लिख दिया प्लस CV T1 माइनस T2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख लिए कि W2 आ गया। ठीक है, अब पहला और दूसरा में जो चीज़ किए हैं वो हम लोग को याद रखना है। ठीक है, थर्ड वाले एक्सप्रेशन में क्या है हम लोग का, आइसोथर्मल। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन चूँकि वीडियो इतना बढ़ चुका है तो मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन था, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में हम लोग क्या करना है, सेम प्रोसेस को हम लोग जाना है, वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। तो W3 क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा आपका N1 है तो R T2 पे है ln, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, V4 से V3 जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर में V4 नीचे में V3। तो ये आपका हो गया W3 का फार्मूला। फिर चौथा क्या था भैया, चौथा था एडियाबैटिक कंप्रेशन। जब एडियाबैटिक कंप्रेशन था सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग, W4। अच्छा, इसको हम लोग W3 को Q2 ले लिया। ठीक है, Q2 ऐसे हम लोग डिनोट कर दिए, Q3 लिख सकते थे लेकिन हम लोग चलिए ऐसे ही Q2 लिख दिए।
सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा हम लोग को देखने में अच्छा लगेगा। उधर Q1 Q2 सिर्फ बचेगा, अंत में हम लोग देख लेंगे। देखिए कैसे होगा। W4 को हम लोग क्या लिखेंगे W2 वाले ही फार्मूला से, CV। देखिए यहाँ पे T1 से T2 जा रहा था, T1 माइनस T2 हो रहा था। अब T2 से T1 जा रहा है तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। सिंपल है भैया। ये चीज़ ध्यान रखिए कि हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ करते हुए चले, तो बाद में ऐसा नहीं हम लोग यूज़ करना है कंप्रेशन वाले में माइनस लिख लिए और एक्सपेंशन वाले में पॉजिटिव। पहले शुरू से ही हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो W1 क्या था आपका Q1 प्लस ये था CV T1 माइनस T2 प्लस Q2 प्लस CV T1 माइनस T2 CV T2 माइनस T1। यहाँ से यहाँ कट गया तो W इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसको हम पलट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको माइनस Q2 ले लेते हैं, ठीक है। W3 इज इक्वल टू RT2 ln V4 बाई V3 लिखेंगे, लेकिन Q2 को हम लोग लिख देंगे RT2 ln V3 बाई V4, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस Q2 ले लेते हैं, ठीक है। Q1 माइनस Q2, ठीक है। देखिए हम लोग एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में कुछ नहीं चेंज किया, हम लोग बस लेट कर लेंगे, इसको माइनस Q2 ले लेते हैं, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 हो गया। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 आ गया। अब हम लोग क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है भैया। तो एफिशिएंसी का पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये था हीट आउटपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो फिर यहाँ से हम लोग वर्क आउटपुट कितना आ गया था, Q1 माइनस Q2, और हीट इनपुट कितना था, Q1 था शुरू वाला। तो 1 माइनस Q2 है, Q1 आया। लेकिन हम लोग को क्या, शुरू में हम लोग को तो पता है T1 और T2 ही पता है, तो T1 और T2 का फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से V1 V2 V3 V4 चार अलग अलग आ रहा है, तो उसको हम लोग T1 T2 में हम लोग V1 V2 V3 V4 को T1 T2 में हम लोग चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। V1 V2 V3 V4 में हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि सिंस पॉइंट B एंड C एंड पॉइंट्स A एंड D आर ऑन सेम एडियाबेट्स। आप यहाँ से देख सकते हैं पॉइंट B और C सेम एडियाबेट पे है ना, ये एडियाबेट है, B और C सेम पे है, और A और D भी सेम एडियाबेट पे। तो और सेम एडियाबेट सेपरेटली है, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे ना कि सेम एडियाबेट पे कोई दो पॉइंट रहेगा, तो T भी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़े थे बचपन में, क्लास 12th में, 11th में। तो यहाँ से हम लोग B एंड C वाले केस में लिख सकते हैं T1 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1, ठीक है। और C एंड D वाले केस में हम लोग लिख सकते हैं T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V4 गामा माइनस 1। ये एक्चुअली LHS को RHS और RHS को LHS लिखे हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा डिवाइड करने में सहूलियत हो, ठीक है। तो A डिवाइड बाई B किए, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, T1 देखिए डिवाइड कर दिए, T1 कट गया, T2 कट गया। अब क्या होगा, V2 बाई V1, पावर चूँकि सेम है सबका तो पावर हट जाएगा, ठीक है।
तो V2/V1 सॉरी V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। तो देखिए हम लोग का Q1 क्या था, Q1 था RT1 ln V3/V4 और Q2 क्या था, RT2 ln एक्चुअली Q1 था ln V2/V1 और Q2 था ln V3/V4। ln V2/V1 ln V3/V4, ठीक है। तो हम लोग ईटा वाला फार्मूला को लिखेंगे 1 माइनस आड़ Q2/Q1 था ना, T2 ln V3/V4 अपन RT1 ln V2/V1। तो यहाँ से V3/V4 इज इक्वल टू V2/V1 है यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, R से R कट गया तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर के टर्म्स में भी हम लोग को एफिशिएंसी का आ गया, ठीक है। T2 क्या है आपका, टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, टेम्परेचर ऑफ सिंक है, और T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, ठीक है। तो जब हम लोग को टेम्परेचर पता रहे, T1 T2 हम लोग को पता रहे, तो हम लोग एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कोई भी अगर ईटा को हम लोग को 100% लाना है, ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, ईटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ईटा 1 होना चाहिए मतलब T2/T1 भैया 0 होना चाहिए, T2/T1 0 होना चाहिए मतलब T2 0 होना चाहिए, मतलब सिंक का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन होना चाहिए। लेकिन 0 केल्विन हम लोग को नॉट पॉसिबल, नेचर में पॉसिबल एकदम नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी इंजन जो है, नो इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होगा, इवन कार्नोट इंजन भी 100% एफिशिएंट नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे देख लिए, जिसको हम लोग रेफरेंस इंजन की तरह लेते हैं वो भी 100% एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। और यहीं से हम लोग को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता चलता है। अब आप लोग कमेंट करके नीचे बताना है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट आपको बताना है, ताकि मुझे भी लगे कि ये 2 पढ़ाई थोड़ा हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इतना कर लिए, इतना करने से भैया मार्क्स एवरेज मिलेगा, ठीक है। इतना करके आप छोड़ दिए तो आपको मतलब एकदम अच्छा मार्क्स, बेस्ट मार्क्स तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ इतना करने के बाद आपको कंक्लूड करना होगा, बिना कंक्लूजन का सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आपको मार्क्स एवरेज ही मिलेगा। तो इतना कुछ कर लिए तो यहाँ से कंक्लूजन आपको निकालना है। तो कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। पहला जो हम लोग ऊपर देखें कि कार्नोट इंजन इज नेवर 100% एफिशिएंट, ठीक है। सेकेंड है कि जो एफिशिएंसी है हमारा, ठीक है, ये T1 एंड T2 पे ही डिपेंड करता है, नॉट ऑन मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब गैस जो है आइडियल गैस क्या है, कैसा है, वो सब डिपेंड नहीं करता है। बस 2 सेट ऑफ टेम्परेचर्स पे डिपेंड करता है कि सोर्स का क्या टेम्परेचर और सिंक का क्या टेम्परेचर है। तो बस इस पे डिपेंड करता है भैया, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है कि मतलब कोई भी कार्नोट इंजन दे दो, ठीक है, कोई भी कार्नोट इंजन आप दे दो, कुछ भी दे दो, दो अलग अलग, अगर वो टेम्परेचर T1 और T2 है, ठीक है, कहीं पे भी फॉर सेम सेट ऑफ T1 और T2 एफिशिएंसी आपका सेम होगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। बाकी कुछ बदल दो, लेकिन T1 और T2 सेम है तो एफिशिएंसी आपका सेम रह जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अभी तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप 25-26 मिनट का शायद ये वीडियो बन चुका है, लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम ये 10 मिनट में करना है,
आप अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो आई थिंक आप 6 से 7 से 8 मिनट में, बस थोड़ा फिगर बनाने में जो भी टाइम लगेगा उसके बाद 6 से 7 मिनट में आप कर लोगे। कैलकुलेशन भी एकदम ईजी है। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। टेलीग्राम चैनल आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें मन कर जाए तो थैंक यू।